In this question, a thin conducting ring is ruptured when it is given a charge q. Consider another thin conducting ring, radius of which is n times and tensile strength is k times of the former ring. How much maximum charge can this ring be given without rupturing? तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे सपोज ये एक रिंग है और रिंग पे सपोज यहाँ पर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू के बराबर। तो कोई चार्ज है यहाँ पे क्यू के इक्वल और ऑब्वियसली कि ये चार्जेस आपस में रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्ट करेंगे और रिपल्सिव फोर्सेस एक्सर्ट करने की वजह से, क्योंकि हर एक पॉइंट एक जैसा है, तो हम बोल सकते हैं कि बाय सिमेट्री यहाँ पर रेडियल फोर्सेस हर पॉइंट पे इस तरीके से एक्सर्ट हो रहे होंगे। तो ये रेडियल फोर्सेस आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं हर एक पॉइंट पे और ये फोर्सेस जो हैं वो रिंग को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और रिंग को जब एक्सपेंड कर रहे होंगे तो रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होगी और वो टेंशन ऑब्वियसली स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से है। तो टेंशन या स्ट्रेस डेवलप होगा और वो स्ट्रेस अगर अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा तो फिर उस केस में ये रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो ये रिपल्सिव फोर्सेस ऑब्वियसली कि चार्जेस पे डिपेंड करेंगे और चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पर ये एक्सपेंड करने वाले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो होंगे। टेंशन उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा स्ट्रेस होगा। तो जब अपने ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुँच जाएगा तो देन इट विल रप्चर। अगर मैं कुछ कैलकुलेशंस करने की यहाँ पे कोशिश करूँ तो वैसे ही जो क्वेश्चन दिया गया, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इससे पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ किया गया है। जैसे क्यूब के कॉर्नर पे अगर पोटेंशियल पता है तो क्यूब के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना, इस तरह कई क्वेश्चंस किए गए हैं। और इवन इंजीनियरिंग में भी डायमेंशनल एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। जब यहाँ पे जैसे मान लीजिए डैम बनाना है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें बनानी हैं जो कि साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं, तो उनका एक मॉडल तैयार किया जाता है। उन मॉडल में कुछ वैसी प्रॉपर्टीज़ दी जाती हैं जैसे प्रॉपर्टी उस एक्चुअल स्ट्रक्चर में होगी और फिर उस पर टेस्टिंग की जाती है और उस टेस्टिंग से रिज़ल्ट निकाले जाते हैं और ये देखा जाता है कि द स्ट्रक्चर इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे टेंशन या फोर्सेस का कोई एग्जैक्ट एक्सप्रेशन नहीं निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमसे डिमांड जस्ट ये कर रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज पे डिपेंडेंस है वो किस तरीके का होगा इसका। तो बस उसी को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चार्ज का डिपेंडेंस टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, रेडियस पे किस तरीके का होगा, तो दैट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड। तो सपोज़ अगर मान लीजिए मैं इसका कोई छोटा सा पार्ट लेता हूँ, जब भी रिंग में टेंशन निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बाहर निकाल करके इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो फ्री बॉडी डायग्राम में इसको थोड़ा बड़ा करते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें टेंशन फोर्सेस अलोंग द लेंथ इस तरीके से डेवलप हो जाएंगे और ये जो टेंशन फोर्सेस हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे कुछ लग रहा होगा। अगर आप टेंशन फोर्सेस निकालना चाहोगे तो टेंशन फोर्सेस को आप इससे बैलेंस कर दोगे और फिर आप टेंशन फोर्स निकाल पाओगे कि इसमें टेंशन फोर्स कितना डेवलप हो गया है। लेकिन जब भी आप ये टेंशन फोर्स निकालोगे और ये टेंशन फोर्स किसको बैलेंस करके निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ में बैलेंस करके निकाला जा रहा है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसमें भले ही अब बहुत सारे जो कांस्टेंट्स हैं वो आ सकते हैं और लेकिन जो भी आएगा यहाँ पर उसके साथ साथ ज़रूर यहाँ पर चार्ज का स्क्वायर आएगा और डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये तो ज़रूर आएगा इसके अंदर। तो ये जो टेंशन फोर्स है जब ये कैलकुलेट किया जाएगा तो अगर मान लीजिए चार्ज क्यू है कभी, तो यहाँ पर चार्ज का स्क्वायर आएगा एक तो, और नीचे यहाँ पर डिस्टेंस आएगा। और डिस्टेंस जो भी आप मेज़र कर पाओगे, जो भी आप एक्सप्रेशंस बनाओगे, उसमें डिस्टेंस ऑब्वियस है कि आप रेडियस के टर्म्स में लिखोगे। रेडियस के टर्म्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस लिखा जाएगा। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा डिस्टेंस के स्क्वायर की जगह पे। प्रोपोर्शनैलिटी, मुझे पता नहीं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, लेकिन जस्ट हमें पता चल गया कि टेंशन हम निकालेंगे तो वो चार्ज पे और रेडियस पे इस तरीके से डिपेंड करना चाहिए। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T इज इक्वल टू सम लैम्डा इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब जब टेंशन से मैं यहाँ पर इसमें स्ट्रेस निकालूंगा तो स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा स्ट्रेस जो हो जाएगा, सपोज ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू ए, तो T बाई ए कर देंगे तो उससे यहाँ पर स्ट्रेस आ जाएगा। और जो T हमने कैलकुलेट किया था वो कुछ था लैम्डा बाई ए क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके का था। आप चार्ज बढ़ाते जाओगे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और एक पर्टिकुलर किसी चार्ज पे ये जो सिग्मा है वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिग्मा पहुंच जाएगा अप टू ब्रेकिंग स्ट्रेस, जहाँ पे इसका रप्चर हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मैं इसको सिग्मा भी बोल देता हूँ। और सपोज़ हमने वो क्रिटिकल चार्ज अचीव कर लिया है, ये क्रिटिकल चार्ज है जिस पे ये ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी ये क्रिटिकल चार्ज है
उसका रिलेशन यहाँ पर हमें किसके साथ में देखना है, इस चार्ज का रिलेशन आर के साथ और इस सिग्मा के साथ। तो दिस क्यू स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस आर स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ, तो सिग्मा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू आर स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। या फिर क्यू की प्रोपोर्शनलिटी अगर मुझे देखनी है तो क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बी ब्रेकिंग स्ट्रेस अंडर रूट इनटू रेडियस। बस इन दोनों चीज़ों को मेरे को देखना है यहाँ पर इसमें। अब यहाँ पर ये सिग्मा बी को कितने टाइम्स कर दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस उसको के टाइम्स किया गया और जो रेडियस है रेडियस को एन टाइम्स किया गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रूट के का फैक्टर आ जाएगा और यहाँ पे एन का फैक्टर आ जाएगा। तो जो नया चार्ज होगा उसको मैं क्यू डैश बोल देता हूँ, वो प्रीवियस चार्ज का यहाँ से देख लेंगे कितने टाइम्स हो जाएगा। तो सिग्मा यहाँ पर के आ रहा है सिग्मा में और आर में यहाँ पर एन, तो ये चार्ज हो जाएगा। तो जो नई वाली रिंग है वो नई रिंग को जब मैं इतना चार्ज दूंगा तो इतने चार्ज पे वो रप्चर कर जाएगा।